वेलोसिटी रिड्यूस होती है v/2 से। तो इस टी ड्यूरेशन में अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होना चाहिए तो फर्स्ट टी सेकंड में जो एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड माइनस v/2 डिवाइडेड बाई टी। मतलब ये रिटार्डेशन है, स्पीड हाफ हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी इनिशियली v थी, पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा था, तो फोर्स जरूर अपोजिट में एक्ट करना चाहिए। तो अगर ये गिवन है कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले केस से हमारा एक्सेलरेशन आता है v/2t, और सेकंड केस से एक्सेलरेशन आता है, फिर हाफ होता है, तो मतलब v/2 का हाफ v/4, तो ये हो जाएगा v/2 माइनस v/4 डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा v/4t। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मतलब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। इसके हिसाब से आंसर तो यही होना चाहिए, सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों सत्य प्रकाश? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में है a bid is moving in a fixed a bid is moving in a fixed smooth horizontal circular wire of radius 2 meter। ठीक है, पैरेलली अटेम्प्ट करते रहो, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो मेंटली जो है सोचते रहो। Bit is moving a fixed horizontal circular wire radius 2 meter with a constant kinetic energy। kinetic energy given है, kinetic energy है इसकी k, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, k is equal to p square by 2m। p क्या है, p is the linear momentum, तो p है linear momentum, इससे आ जाएगी velocity, तो p is equal to √2km, और यहाँ से आ जाएगी velocity v is equal to डिवाइडेड बाई m, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k बाई स्मॉल m इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब दे रहा है कि मूव इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज वेलोसिटी बिकम्स अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इसकी अपोजिट हो जा रही है, तो ऑब्वियसली ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा। एवरेज फोर्स exerted by the bid on the wire will be this एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स कहीं पे भी होगा, तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी तो सेम है, फाइनल वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कि इसको नेगेटिव लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है, क्या किसी को जीरो तो नहीं फील हो रहा है? वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज कितना है, पहले पॉजिटिव में था अभी नेगेटिव में चला गया, तो टोटल जो चेंज है दैट इज 2v, तो हो जाएगा 2m इंटू वी डिवाइडेड बाई टाइम। और टाइम हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, टाइम ये जो है डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ से कितना टाइम लगा, 2mv डिवाइडेड बाई 2 पाई r डिवाइडेड बाई स्पीड v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई r डिवाइडेड बाई v, ये हो जाएगा टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर, तो 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी है, 2 पाई r, तो इसको हम एक साथ क्लब कर देते हैं, या ये चलो कैंसिल आउट हो गया, और r की वैल्यू है 2, और हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा k, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक k बाई पाई, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू हो जाएगी 1। आई बात समझ में? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द स्फीयर ऑफ रेडियस r मास m इज कनेक्टेड टू ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2r। स्ट्रिंग की लेंथ 2r है, तो कभी भी अगर स्ट्रिंग गिवन है तो उससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, ज्योमेट्री थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के केसेस में। ये है रेडियस r, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्फीयर, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली यहाँ से सेंटर से पास कर रहा होगा। एक हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स, देखेंगे तो इस स्फीयर का कहाँ कहाँ से कांटेक्ट है, पहला तो इस वॉल के साथ कांटेक्ट है, दूसरा इस स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट है, और तीसरा उसके बाद फील्ड फोर्स जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg। तो इसके लिए थीटा चाहिए, ये r है और ये 2r है, तो क्या ये थीटा जो है, थीटा साइन थीटा इसमें हम फाइंड कर पाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2r, वो हो जाएगा 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा तो यहाँ से हो जाएगा टेंशन, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो जाएगा टी कॉस, और ये हो जाएगा टी साइन, टी कॉस थीटा
टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो इक्वेशन लिख लेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एन एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू एन बाई एम जी। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो 1/√3 आंसर हो जाएगा इसका सी। Next question number 7, the block is shown in the figure is in equilibrium, find the acceleration of block just after the string is burned। तो इसमें जो है ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम स्प्रिंग फोर्स फाइंड कर सकते हैं, और ये वही पॉइंट यूज कर रहा है कि इमीडिएटली जो कटिंग ऑफ स्प्रिंग बताया था कि इमीडिएटली स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता है, स्ट्रिंग फोर्स चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स मान लिया कि है एफ, इसके अलोंग एक्ट कर रहा होगा और ये इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, और एफ इज इक्वल टू के एक्स होगा। तो एफ कॉस 53, कॉस 53 का मतलब हो जाएगा 0.6, एफ कॉस 56 तो 0.6 एफ, और ये जो है एम जी के बराबर होगा, एम जी। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इक्वेट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में भी, इनिशियल इक्विलिब्रियम है। सो 3/5, 3/5, तो एफ इज इक्वल टू 5 mg/3। इसके इक्विलिब्रियम से आया 0.6 एफ इज इक्वल टू एम जी, 3/5 इज इक्वल टू एम जी। तो 5/3 एफ सर इज इक्वल, थोड़ा, सर और एक बार थोड़ा बोलिए, स्पीड ये ज्यादा हो गया। ये जो है फोर्स यहाँ पे डिनोट किया है स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स। ये एंगल 53 डिग्री गिवन है, 53 गिवन है, तो यहाँ से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एफ कॉस और एफ साइन। तो एफ कॉस 53 और एफ साइन 53, तो ये एफ साइन 53 0.8 एफ, और यहाँ पे 0.6 एफ। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 0.6 f इज इक्वल टू एम जी। सो दिस इज 3/5 f इज इक्वल टू एम जी। तो f की वैल्यू हो गई 5 mg/3। अब अगर इसको कट कर दिया तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बर्न्स। तो अगर इस स्ट्रिंग कट गई तो स्ट्रिंग का टेंशन 0 और स्प्रिंग फोर्स इमीडिएट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से ऐड कर रहा होगा 5 mg/3। और अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये फोर्स भी तो सेम ही रहेगा ना, ये तो mg को बैलेंस ही कर रहा था पहले से ही। अगर f चेंज नहीं होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो भी चेंज नहीं होंगे। f चेंज नहीं होगा तो ये अभी भी 0.6 f होगा, ये अभी भी mg होगा, ये तो पहले से ही इसको बैलेंस कर रहा था, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0.8 f। तो 0.8 f इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 0.8 ये हो गया 4/5 इंटू f की वैल्यू 5 mg/3, mg/3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से 5, तो 4g/3 इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल, ब्लॉक की डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो ऐसे भी एरो मार्क कर सकता है, ऐसे है ऐसे है। सर सर वो जो 6 सर वो 0.4 पार्ट समझ में नहीं आया। 0.4, 0.4 कहाँ पे है, ये तो 0.8 है, ये बोल रहा हूँ। सर वो जो 4G/3 हाँ हाँ, उस वो वाला समझ में तो नहीं आया। देखो ये तो बैलेंस कर लिया ना इसको, वर्टिकल को, ये यस सर। वर्टिकली तो बैलेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल में बैलेंस नहीं है, पहले स्ट्रिंग बैलेंस कर रहा था, अब ये 0 हो गया। अब 0 हो गया तो 0.8 एफ, तो 0.8 एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसी को इक्वेट कर दिया। 0.8 मतलब क्या हो गया 4/5, और एफ की वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है 5 mg/3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। यस सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री, ये सारे केसेस में जो भी ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है या इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन 25, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन न्यूटन। न्यूटन शोन द फिगर इज इन द मास कैपिटल एम इज इन इक्विलिब्रियम, कैपिटल एम इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसको मान सकते हैं कि यहाँ से इक्विलिब्रियम में है, तो रीडिंग जो होगी स्प्रिंग फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा होगा। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम सोचोगे,
और यहाँ से ब्लॉक इसके ऊपर अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो होगा mg, यहाँ पे मान लिया ये n1 है, ये कैपिटल mg, और यहाँ से है नॉर्मल रिएक्शन n2। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखते हैं तो ब्लॉक है 2.5 kg, तो ये 2.5 kg का है और ये 37 डिग्री है, तो इसका ये इसी के लॉन्ग जा रहा होगा, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये होगा। अच्छा, तो अगर इसके इक्विलिब्रियम से देखेंगे तो हमें तो फाइंड करना है सिर्फ n1 फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल है, इसको सिर्फ n1 को अगर देखते हैं तो यहाँ से रीडिंग तो वही होगी, हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स होगा ये यहाँ से n1 है, ये वर्टिकल से एंगल हो जाएगा थीटा, तो n1 cos थीटा और n1 sin थीटा, सो f इज इक्वल टू n1 sin थीटा। अब n1 की वैल्यू यहाँ से, ये नॉर्मल रिएक्शन है, क्या n1 की वैल्यू ये mg का कंपोनेंट cos वाला कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है ना। ये इक्विलिब्रियम में है तो ये तो मूव कर नहीं रहा है, ऐसे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, n1 की वैल्यू आ गई mg cos थीटा, सो f इज इक्वल टू mg cos थीटा sin थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा tan 37 3/4, ये 2.5 इंटू 10 इंटू ये जो भी है tan 37, ये हो जाएगा 3/4, है ना। तो ये क्या है, ये इंटीजर है क्या? ये जो है f इज इक्वल टू n1 sin थीटा है, ये पार्ट क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन को जस्ट रिजॉल्व कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा है, ये डिवीजन समझ लिया था, ये f इज इक्वल टू, सो f इज इक्वल टू n1 mg cos थीटा इंटू साइन थीटा, mg की वैल्यू ये 2.5 इंटू 10 cos थीटा 37, तो ये 37 है, 37 हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 3/5, तो ये 25 12 25 12 आ रहा है ये, क्यों ये 0 से 9 वाला नहीं है? द पेशेंट कहाँ है? अच्छा ये है, a patient leg is kept at the rest, kept at rest through the system of string. So the system of string and massless rod as shown in the figure, the given that m is equal to this g, if the net force applied by this system, अरे ये तो यार पूरा मतलब ये, अच्छा ये है पेशेंट लेग और यहाँ से है स्ट्रिंग। If the net force applied by this system of string and the pulley and the massless rod of man's leg is x Newton, net force. If the net force applied by system string pulley system net force x Newton apply कर रहा है, then fill the value of x plus 1/3, x plus 1/3, क्या मास गिवन है? यस मास तो यहाँ पे गिवन है m/√2, ठीक है। तो m इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जो टेंशन होगा इक्विलिब्रियम में अगर है तो यहाँ का टेंशन जो है वो mg के बराबर होगा, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन mg के बराबर होगा, क्योंकि केप्ट बेचारे की जो लेग है वो रेस्ट में है, नहीं तो इस ज्यादा हैवी होगा तो ये मूव करेगा, तो ये टेंशन T है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो ये T है, तो ये T cos 45 है, ये T sin 45 है, और यहाँ से T है, और ये सेम स्ट्रिंग कंटिन्यूड है तो यहाँ से भी टेंशन T है, तो अगर इसके ऊपर हम नेट फोर्स देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में T प्लस T cos sin 45, तो T/√2, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, T प्लस T/√2, और T की वैल्यू है mg, तो ये लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, हो जाना चाहिए कुछ, तो T √2 प्लस 1/√2,
और ये भी हो जाएगा t 1 प्लस √2/√2 और t इज इक्वल टू mg पुट कर देते हैं तो m कितना हो जाएगा, m होगा 2/√2 प्लस 1 इंटू जी। तो ये √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा √2 और ये भी हो जाएगा जी, ये भी सेम आएगा, ये भी आएगा √2g। तो इसके ऊपर दो फोर्स हैं इसके लेग पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में √2g और ये भी हो जाएगा √2g। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसी का रिजल्टेंट होगा, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2g², 2g², 4g², 4g², तो ये हो जाएगा 2g है x। अच्छा x न्यूटन है तो ये तो 20 न्यूटन हो जाएगा, तो 20 + 1/3 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ हाँ अब मुझे ये समझ में आ गया कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। देख लो, देखो मान लिया कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, दोनों उसको पुल कर रहा है और वो किसी मोमेंट पे दोनों वेलोसिटी इसकी है v0 और v0 है। ठीक है, v0 है। अब इसके बाद सडनली जो है ये रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सारा पोर्शन जो है, ये सारा पोर्शन तो मूव करता ही रहेगा एज इट इज। तो जैसे ही ये रिटार्डेशन होगा तो इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हम सोचते हैं कि भाई ये तो इसकी वेलोसिटी, अब कोलिजन क्यों होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, यहाँ से v0 से -t से डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और ये डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होगा ऐसे। तो अब इसके बाद क्या किया कि कोलिजन के लिए हमने ये इक्वेशन अप्लाई कर दिया। तो पहले कोलिजन हम रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई कर देते हैं किसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, इसके स्पेसशिप जो डिफेक्टिव सैटेलाइट है इसके रेस्पेक्ट में हम देख लेते हैं बी को। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ, ये एक्चुअली ऐसे ही लिख दिया था, इसको छोड़ दो, ये तो एज अ टाइम टी हो गया एट एनी, इसको हम छोड़ते हैं। हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारा कुछ कांस्टेंट है। तो हम रिलेटिव मोशन में जो इक्वेशन हम काइनेमेटिक्स में अप्लाई करते थे, जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था। कब, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो भी ये इक्वेशन वैलिड होगा अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तब। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऐसे। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट जब कोलाइड करेंगे वो हो जाएगा 0। इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट क्या था इनका 50, हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या है 50। इनिशियल स्पीड, अब जब रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ तब दोनों तो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इनिशियल रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 0, इसीलिए ये टर्म जो हो जाएगा 0। और व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन तो है -1 और इसका एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है और ये रोप है, तो रोप क्या होगी, स्लैग कर जाएगी, स्लैग कर जाएगी, इसलिए एक की वैल्यू हो जाएगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे और फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 50 है और -1/2t², तो यहाँ से t को सॉल्व करके आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पूछा हुआ है x-3, तो हो जाएगा 10 - 3 7। ठीक है, आया समझ में भी। यस सर। चलो सत्य प्रकाश एक उधार चुकता हो गया यार पहले का 28 20 30 combined frictional and air resistance on the bicyclist has the force F is equal to A into V। तो ये जो है रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स जो है हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये फोर्स बहुत सारे केस में अप्लाई किया जा सकता है, प्रोजेक्टाइल में भी हो सकता है कहीं, where v is the velocity, a is equal to 4 Newton second per meter, the maximum effort, at maximum effort मतलब maximum force the cyclist can generate 400 watt propulsive power। तो पावर का मतलब है बताया था F डॉट V, पावर इज इक्वल टू किसी भी मोमेंट पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ये वर्क और एनर्जी में आएगा,
तो v स्पीड से है, अगर इसके ऊपर फोर्स F एक्ट कर रहा है तो ये होता है F डॉट वी, F डॉट वी। अगर मान लो दोनों पैरेलल हैं तो पॉजिटिव पावर, इसकी जो एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसकी यूनिट क्या है, वाट। वाट मतलब जूल पर सेकंड, मतलब हर सेकंड इसकी एनर्जी 400 जूल हर सेकंड में इंक्रीज हो रही है। तो ये हो जाएगा पावर प्रोपोर्शनल पर व्हाट इज हिज मैक्सिमम स्पीड in meter per second on the level ground with no wind. What is his maximum speed on level ground? लेवल ग्राउंड पे उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? इट्स इफ योर आंसर इज एन, फिल द वैल्यू ऑफ n/5। ठीक है, तो कोई भी ये साइक्लिस्ट है और वो साइक्लिस्ट मूव कर रहा है यहाँ से, साइक्लिस्ट है और साइक्लिस्ट किसी स्पीड से जो है मूव कर रहा है, इसको मान लेते हैं, और ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जैसे जैसे मान लो स्टार्टिंग से सोचो कि t इज इक्वल टू 0 पे उसने अपना फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, उस मोमेंट पे t इज इक्वल टू 0 पे रेजिस्टिव फोर्स क्या है? रेजिस्टिव फोर्स तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अभी तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्स 0 है। इनिशियली रेजिस्टिव फोर्स 0 है, बट इसका फोर्स कंटिन्यूड है, तो यहाँ से मान लो ये एक मैक्सिमम एफर्ट अपना लगा रहा है ऐसे। अब ये फोर्स एक्ट कर रहा है, इसके वजह से इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट करने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा, रेजिस्टेंस फोर्स वो बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ता जाएगा। तो इसको हम रेजिस्टेंस फोर्स को स्मॉल एफ से दिखा देते हैं, ये इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। तो अब इसके बढ़ने के वजह से क्या है, नेट फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, नेट फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, समझ रहे हो, नेट फोर्स डिक्रीज होगा, बट अभी भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। बात समझ रहे हो, पहले मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है और रजिस्टिव फोर्स 0 है, ठीक है, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पे रजिस्टिव फोर्स मान लो 1 न्यूटन हो गया, तो अभी भी 9 न्यूटन एक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन तो कुछ होगा, तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। देखो ये समझना नहीं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करी, एक्सेलरेशन है, पहले तुम्हारी एक्सेलरेशन मान लो भाई जो भी है, मान लो रेट ऑफ इनकम है किसी की जो है 10,000 है, उसके बाद मान लो 8,000 हो गई, 5,000 हो गई, तो इनकम तो कुछ ना कुछ आ रहा है ना, तो जो बैलेंस है वो तो इंक्रीज होगा। सेम मैनर में एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन है, अब वो एक्सेलरेशन कभी जो है 10 न्यूटन की वजह से हुआ, फिर 9 न्यूटन की वजह से हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 हुई, 4 हुई, 3 हुई, 2 हुई, कुछ तो वैल्यू है, उस वैल्यू से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करने का रेट कम हो जाएगा, ठीक है, तो नेट फोर्स डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, बट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा, और नेट फोर्स फिर से कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो इससे नेट फोर्स फिर से कम होगा, फिर से एक्सेलरेशन कम होगा, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वो मैक्सिमम स्पीड पे मूव कर रहा होगा, वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, जब नेट फोर्स 0 होगा, वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी जब नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है, नेट फोर्स 0 होगा। अब इसको जो है मैथमेटिकली अगर सोचोगे, ये सब भूल जाओ, मैथमेटिकली सोचो कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, व्हेन dv बाई dt 0। क्या dv बाई dt को ही हम गलती से क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन, मतलब हमेशा कहीं पे भी बहुत सारे आगे सिचुएशंस में तुम्हें मिलेगा, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, बहुत सारे वेरिएबल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव का मतलब हमें वो पॉइंट ढूंढना है, वो टाइम ढूंढना है जबकि उसका एक्सेलरेशन 0 हो या फिर नेट फोर्स 0 हो। तो इसका मैकेनिज्म स्टार्टिंग से समझ में आया कि पहले वो स्लो स्पीड में 0 से स्टार्ट किया, रेजिस्टेंस कुछ नहीं था, फिर उसने फोर्स बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, नेट फोर्स कम होने लगा, नेट फोर्स कम होता जा रहा है बट वेलोसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन है पॉजिटिव में, करते 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 मैक्सिमम वेलोसिटी कब पहुंचेगी, जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी वाली स्टेज होगी ये हो जाएगी वेलोसिटी, और वो मैक्सिमम स्टेज क्या हो जाएगी, वो तो a इंटू वी होगी। तो जब मैक्सिमम पे मूव कर रहा होगा उस मोमेंट पे क्या हमारा एफर्ट जो है वो a इंटू वी होगा, साइक्लिस्ट का जो एफर्ट है, ये फोर्स नहीं, साइक्लिस्ट फोर्स जब इसको बैलेंस कर लेगा। अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस मैक्सिमम एफर्ट पे इस फोर्स पे
नेट एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो साइक्लिस्ट उसी स्पीड से मूव करता रहेगा चुपचाप। तो अब दिया हुआ कि मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू 400 वॉट, तो मैक्सिमम पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 400, और ए की वैल्यू गिवन है, फोर्स क्या हो चुका है ए इंटू वी, तो ये ए इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ए की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 100 आ जाएगा, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी 10, और हमें पुट करना है n/5, मतलब n/5 की वैल्यू आ जाएगी 2। आई बात समझ में? इसमें मैक्सिमम वाली बात है। इसमें तुम्हें क्वेश्चन अगर वेरिएबल के लिए है तो वेरिएबल के लिए भी किया जा सकता है भाई, कि कोई साइक्लिस्ट है वो क्या करता है कि फोर्स अप्लाई करता है 100 न्यूटन का या 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। ये बेचारा साइक्लिस्ट है और ये 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर से 20 और इधर से एक्ट कर रहा है k इंटू वी, ए इंटू वी। किसी स्पीड पे हम v मान लेंगे तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 20 माइनस ए वी डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा इसका। एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 20 माइनस ए वी डिवाइडेड बाई एम, तो यहाँ से हो जाएगा dv इज इक्वल टू 20 माइनस ए वी इज इक्वल टू डी टी बाई एम। इसमें से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू t, और यहाँ पे हो जाएगा उस मोमेंट पे जो इनिशियल स्पीड थी 0 टू v, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन बता सकते हो, इसका फॉर्मूला कुछ पता है? 1/x का इंटीग्रेशन नहीं, कोई बात नहीं। 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो होता है ln x, ln x